दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। सभी विद्यार्थियों को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम लोग कक्षा 8 की किताब अतीत और परंपरा के चैप्टर 4 का डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करते हैं। जैसे-जैसे मैं टिक लगाता हूँ बोलता हूँ, आप लोग टिक लगाते जाइएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा और कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं प्रश्नों को भेजूँगा, वो डिस्क्रिप्शन आपको ज़रूर लिखना है। तो आप लोग चैप्टर तो मार्क करेंगे ही करेंगे, साथ-साथ डिस्क्रिप्शन इस वीडियो का ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जहाँ से आपको उसका उत्तर लिख लेना है फेयर कॉपी पे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग चौथे पार्ट पे आ गए हैं, औपनिवेशिक अर्थनीति का स्वरूप। इसमें हमें मार्क करना है। इस पेज पे कोई उत्तर नहीं है। बढ़ते हम लोग अगले पेज की ओर। अगला पेज है 54। हम लोग 54 पेज पे आ गए हैं। आप लोग नीचे की तरफ चले जाइए। देखिए वहाँ बीच में लिखा हुआ है, चिर अस्थायी बंदोबस्त के फलस्वरूप जमींदारों की समृद्धि बढ़ी। यहाँ से 4 का क आप लोग देख पा रहे होंगे। 4 का क और इंग्लिश मीडियम वाले 4A लास्ट पैराग्राफ से मार्क कर लेंगे। वहाँ से लेकर पेज नंबर 55 पे 3 लाइन तक, जहाँ फर्स्ट पैराग्राफ समाप्त हो रहा है, 4 का क यानी 4 का ए यहाँ समाप्त हो रहा है। इसके बाद आप लोग साइड में देखिए कुछ बातें, फ्यू फैक्ट्स या सम फैक्ट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ। तो ये हो जाएगा 3 का ए या 3 का क। एक पैराग्राफ दिया हुआ है, जितना दिया हुआ है पूरा, कुछ बातें पूरा कर लेंगे तो ये उत्तर हो जाएगा आपका 3 का क। आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 56 की तरफ। 56 में आप ये देखिए, ऊपर से 8वां लाइन लिखा हुआ है, रैयतदारी की शर्त थी। रैयतदारी नहीं, हम लोग रैयतवाड़ी इसको पढ़ेंगे। रैयतवाड़ी की शर्त थी, यहाँ से लेके जहाँ पैराग्राफ समाप्त हो रहा है, ये हो जाएगा आंसर 4 का बी। 4 का ख देख लीजिए, 4 का ख और 4 का ख एक और है, महलवाड़ी भी पूछा गया है। तो नीचे देखिए हेडिंग है महलवाड़ी। तो महलवाड़ी का जो पहला पैराग्राफ है वो भी हो जाएगा 4 का ख यानी 4 का बी। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सेम रहेगा। ऊपर के पैराग्राफ का आप 5 लाइन लिखेंगे, 4 का बी, और नीचे महलवाड़ी सिस्टम का एक पैराग्राफ, 4 के बी का आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 59 पे। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पेज नंबर 59 है। 59 में पहला पैराग्राफ औपनिवेशिक से लेके एक पैराग्राफ था, 3 का बी या 3 का ख। 3 का बी या 3 का ख। इसके बाद हम अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 61 के पास। पेज नंबर 61 पे देखिए तीसरा पैराग्राफ जहाँ शुरू हो रहा है, खेती के वाणिज्यीकरण के नकारात्मक प्रभाव के कारण, यहाँ से 4 का सी, यहाँ से लेके जहाँ समाप्त हो रहा है पैराग्राफ, पूरा एक पैराग्राफ करना है 4 का सी। उसी में बीच में देखिए आप लोग नीचे से 6वें लाइन पे देखिए साहूकार लिखा हुआ है। तो साहूकार किसान हो जाएगा 3 का सी। वहीं पे खत्म होगा जहाँ 4 का सी खत्म हो रहा है, यानी 4 का ग और 3 का ग दोनों एक जगह खत्म होंगे। 3 का ग शुरू होगा 6वें लाइन पे नीचे से जहाँ साहूकार लिखा हुआ है, और 4 का ग शुरू हो रहा है पैराग्राफ जहाँ से शुरुआत हो रही है, नीचे वाली पैराग्राफ। ठीक है, अब हम चलते हैं फिर अगले पेज की ओर। इसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 63 पे। पेज नंबर 63 पे कुछ बातें देखिए नीचे लिखा हुआ है। हमने क्लास में बार बार कहा भी था कि अवशिल्पायन आप लोग जरूर पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आता है, तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया है 3 का ई नंबर, 3 का अंग 1813 से। देखिए स्टार्टिंग जहाँ से 1813 ईस्वी में, वहाँ से लेके तीसरे लाइन पे अशिल्पायन कहा गया, वहाँ तक डिफिनीशन पूछा जाता है। आप लोग डिफिनीशन ठीक से पढ़ लीजिएगा। और मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि हिंदी में उपलब्ध है, जिसे मैंने आपके ग्रुप में भी भेजा है। तो आप लोग वहाँ से अशिल्पायन के बारे में डिटेल्स में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। अशिल्पायन क्या कहा गया है मैंने वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझा दिया है। तो वहाँ से आप लोग डिफिनीशन और उसके बारे में समझ लीजिएगा, और बुक से आप लोग डिफिनीशन को लिख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम लोग अगले पेज की ओर।
अब हम आते हैं पेज नंबर 65 पे। पेज नंबर 65 पे नीचे चले जाएंगे, नीचे वाला पैराग्राफ, चित्र के ठीक नीचे 4 का घ 4D 19वीं शताब्दी से लेकर वहाँ से फिर हम लोग अगले पेज की ओर चलते हैं, देखते हैं कहाँ इसका ख़त्म हो रहा है। आ गए हम लोग पेज नंबर 66 पे। तो 66 पे ये देखिए जहाँ चित्र बनाया हुआ उसके एक लाइन नीचे देखिए प्रयास किया, यहाँ पे जाके 4 का घ या 4 का D समाप्त हो रहा है। तो आप लोग मार्क कर लीजिएगा अच्छे से। कोई भी असुविधा होने पे मुझसे जरूर आप लोग पूछिएगा। अब चलते हैं हम अगले पेज की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अब हम आ गए हैं पेज नंबर 70। पेज नंबर 70 पे देखिए ऊपर से ही 4 का अंग या 4 का ई, वहां से लेके अगले पेज पे पेज नंबर 71 पे, पेज नंबर 71 पे एक पैराग्राफ यानी 3 लाइन तक जोड़ से कसा वहां तक करना है आपको। उसके बाद अगला उत्तर है 3 का डी, आपको संपदा का बहिर्गमन, मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया है और आप लोगों को अच्छे से समझा भी दिया था संपदा का बहिर्गमन क्या है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसी वाले वीडियो में आपको संपदा का बहिर्गमन भी मिलेगा, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे भारत की संपत्ति को ब्रिटेन अपने यहाँ स्थानांतरित करता था। यहाँ भी हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसे आप लोग कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। देखिए तीसरा पैराग्राफ में भारत की संपदा को कई तरह से ब्रिटेन में स्थानांतरित किया जाता था, वहां से लेके 3 लाइन तक को ही संपद का बहिर्गमन कहा जाता था, यहाँ तक। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न नंबर था 3 का घ यानी 3D। तो 3 का घ आपके तीसरे पैराग्राफ से 3 लाइन तक है। ठीक, अब हम आ गए पेज नंबर 76 पे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पहला प्रश्न जो है टिक आउट वाला है। सबसे पहला प्रश्न है चिरस्थायी व्यवस्था चालू की थी, किसने की थी, कर्नवालिस ने। तो आप लोग बीच वाले पे टिक आउट कर लीजिएगा, कर्नवालिस। इसके बाद प्रश्न है महलवाड़ी व्यवस्था चालू हुई थी, कहाँ चालू हुई थी, दक्षिण भारत में। उसके बाद क्या है, दादन का अर्थ है, दादन का अर्थ क्या है, अग्रिम अर्थ। घ नंबर है औपनिवेशिक भारत में पहले पटसन का कारखाना कहाँ चालू हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा रिसरा। सबसे पहले जो कि हुगली जिले में है, रिसरा में शुरू हुआ था। अंतिम प्रश्न है देश की संपत्ति देश से बाहर चले जाने को क्या कहते हैं, तो इसका पहला वाला हो जाएगा संपत्ति का बहिर्गमन। तो पहले में आप लोगों ने क्या किया था, कर्नवालिस, दूसरे वाले में आप लोगों ने किया दक्षिण भारत, तीसरे वाले में आप लोगों ने किया था अग्रिम अर्थ, चौथे वाले में रिसरा और पांचवें वाले में संपत्ति का बहिर्गमन। उसके नीचे है नीचे के कथन में सही गलत का चुनाव करें। तो 1794 ईस्वी में चिरस्थायी बंदोबस्त चालू हुआ था, ये गलत है, 1793 में चालू हुआ था। नील विद्रोह मद्रास में हुआ था, ये गलत है, नील विद्रोह उत्तर भारत में हुआ था। दक्षिणात्य में कपास की खेती के साथ अमेरिका के गृह युद्ध का विषय जुड़ा हुआ था, ये भी गलत है। उसके बाद रेलपथ के माध्यम से देशीय माल से भारत के बाजार छा गए थे, ये ट्रू है, क्योंकि हम लोग जानते हैं देश की तरक्की में रेलवे का कितना योगदान है। रेल से एक स्थान से दूसरे स्थान में सामान की ढुलाई काफ़ी आसान हो गई थी, इसलिए हमारे देसी बाजार देसी माल से भरे पड़े थे। अगला प्रश्न है कंपनी शासन को ध्यान में रखकर टेलीग्राफ व्यवस्था बनाई गई थी, ये भी सही है, यानी ऊपर के 3 गलत हैं, नीचे का 2 सही है। बाकी सारे प्रश्नों का टिक आउट तो मैंने करा ही दिया है, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 सोचकर लिखना है, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा। बाकी का क्वेश्चन का मार्क मैंने करा दिया है। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट हो तो हम लोग क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।